के बारे में वो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। बायोफ्लॉक को बहुत लोगों ने गलत तरीके से लिया, गलत तरीके से प्रोसीड्यूर को फॉलो किया, इसीलिए अनसक्सेसफुल है। अब सर आप एक चीज़ को समझ लीजिए कि कोई भी बिज़नेस को अगर उसमें आप सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि वो फेलियर रहेगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अगर नमकीन का बिज़नेस खोलते हैं और उसमें आपने अगर नमक तेज़ कर दिया सपोज़, तो वो नमकीन आपका अमिताभ बच्चन से भी एडवर्टाइज़ करवा लीजिए, क्या वो नमकीन आपका बिकेगा? नहीं बिकेगा सर। तो वही सेम चीज़ बायोफ्लॉक में भी है, सिस्टम को आपको फॉलो करना होगा। अच्छा ये रोहित जी, एक मैं बात पूछना चाहूँगा, बहुत सारे लोग बायोफ्लॉक में फेल हुए हैं। मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, बहुत सारे निगेटिव इसमें कमेंट आए थे, लगभग 40 से 45 कमेंट आए थे, उसमें से लगभग सब निगेटिव ही थे। तो ऐसा क्यों? देखिए होता है क्या कि कुछ लोग बुलाते हैं कि हाँ आइए हम आपको ट्रेनिंग देंगे, और बायोफ्लॉक के जो भी उनके पास लिमिटेड नॉलेज होने के कारण वो लिमिटेड ही जानकारी दे पाते हैं, और इस वजह से जब वो फार्मर जो ट्रेनिंग लेके वापस गए तो उनके पास एक्चुअल जानकारी नहीं रहने के कारण फ्लॉप कर जाते हैं। पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न फ्लॉप करने का, मान लीजिए जो सपोर्ट ट्रेनर से मिलना चाहिए इंस्टेंट, जो तुरंत अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो इंस्टेंट हेल्प नहीं दे पाते हैं ट्रेनर्स, बिकॉज उनके पास अनलिमिटेड कॉल्स रहते हैं अटेंड करने के लिए। अब छोटे पैमाने पे स्टार्ट करें, पहले ही मैं ये नहीं सोचे कि हम एकदम 5 to 10 लाख का इनकम कर लेंगे। पहले प्रैक्टिकली सीख तो लीजिए। ट्रेनिंग आप 1 दिन 2 दिन के लिए गए, 3 दिन के लिए ट्रेनिंग के लिए गए, लेकिन क्या आपको लगता है कि 3 दिन का ट्रेनिंग 6 महीने का कल्चर समझने के लिए काफ़ी है? नहीं सर, काफ़ी नहीं है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सर, और आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे क्या फॉलो करें, कैसे आपको फ़ायदा देगा, क्या चीज़ आप इस्तेमाल करें कि आपको मछली में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, डिजीज़ नहीं आएगा। तो बायोफ्लॉक में सफलता कैसे मिलेगी लोगों को? बायोफ्लॉक में सफलता का सबसे पहला रीज़न है कि आपको जो बेसिक है वो पहले समझ लेना होगा, जानकारी हासिल कर लेना होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये किताब है, और सर मेरे पास जानकारी बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने ये किताब लिख पाए हैं हम, राइट। ये बुक में आपको पूरा डिटेल्स रहेगा, जैसे कि आपका इसमें दिया हुआ है मछली के लिए टैंक प्रिपरेशन कैसे आप करें, उसके बाद दिया हुआ है सीमेंट के टैंक के लिए आप कैसे प्रस्ताव मतलब सेटिंग्स करें, उसके बाद दिया हुआ है इसमें पानी की मात्रा, ठीक है, एयर पंप कैसे सिलेक्ट करें, कितना प्लांट का आपका क्या एयर पंप सिलेक्शन रहेगा। जैसे कि आपका प्लांट 20 टैंक का है तो उस हिसाब से आपका कौन सा एयर पंप रहना चाहिए, कौन सा रिंग ब्लोअर रहना चाहिए, कितना HP का रहना चाहिए, ये सारे डिटेल्स दिए हुए किताब में। काइंड्स ऑफ पंप, कितने किस्म के पंप आते हैं, वाटर प्रिपरेशन, पानी का प्रिपरेशन कैसे करना है। बहुत लोग मछली लाते हैं डायरेक्ट टैंक में डाल देते हैं, अनसक्सेसफुल इसीलिए हो जाते हैं सर। सिस्टम को फॉलो कीजिए, एक बार प्रैक्टिकली सीख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे एयर कंट्रोलर का डिटेल्स दिया हुआ है। आप इसमें मछली का बच्चा जो है कितना लाइन का आपको लाना है, हमेशा ध्यान रखिए। बायोफ्लॉक अगर सक्सेसफुल करना है तो 400 लाइन, 300 लाइन, 200 लाइन का मछली लाइए, उससे ऊपर का मत लाइए। 500 लाइन, 600 लाइन, 800 लाइन का मछली मत लाइए। ये तो आपके पास जो टैंक है वो 10,000 लीटर का है, तो कुछ लोग इस 10,000 टैंक में पंगास की अगर बात करें तो 4,000 5,000 तक डाल देते हैं। तो क्या है, कितना तक इसमें डालेंगे तो उनको कल्चर हो पाएगा और सही तरीके से हो पाएगा, और कौन सी मछली डालेंगे, सबका तो कल्चर बराबर नहीं होगा, सबका संख्या बराबर होना नहीं होगा। जैसे आप केवई की बात की है, पंगास की बात की है, तो पंगास 10,000 टैंक में कितने संख्या की डालें, केवई कितने संख्या के डालें, ये थोड़ा सा हमको बता दीजिए। जी ज़रूर, हम बताना चाहेंगे। पंगास जो कि हमने भी कुछ एक वीडियो देखा था कुछ दिन पहले, एक 10,000 लीटर टैंक में पंगास उन्होंने 3 से 4,000 पंगास उन्होंने डाला था, 3 से 4,000। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि पंगास अगर आप आधा किलो, 750, 800 तक ले जाना चाहते हैं या 1 किलो तक, तो 500 पीस रख सकते हैं 10,000 लीटर टैंक में। लेकिन अगर मान लीजिए 250 या 300 तक करना है तो 1000 पीस रखिए, या 1500 पीस तक रख सकते हैं अगर 250-300 तक का ले जाना चाहते हैं, ठीक है। पंगास आपको होलसेल रेट में 140 का होल रेट मिल जाता है, या फिर 130 या 20, जो जिस हिसाब से मार्केट रेट रहता है, पटना या फिर झारखंड या फिर बंगाल, जो भी समझ लीजिए आप। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बायोफ्लॉक टैंक में सर pH लेवल और अमोनिया का लेवल, जी। तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए?
देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो सही बात है, हर पैरामीटर इम्पॉर्टेंट है और लोग अगर इस पैरामीटर को मेंटेन कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि ये प्लांट पूरा सक्सेसफुल है। अब सबसे बड़ी बात है कि पीएच को मेंटेन करना। सबसे पहले तो आप कभी CaCO3 पहले से ऐड मत कीजिए, पहले पानी का पीएच चेक कर लीजिए। पीएच दो किस्म का आता है, एक कैलिब्रेट किया हुआ पीएच मीटर मिलेगा आपको, एक बिना कैलिब्रेट किया हुआ मिलेगा, जिसमें आपको कैलिब्रेट करना होता है। एक स्क्रू ड्राइवर दे दिया जाता है, अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो आप हमको फ़ोन कर लीजिएगा, हम आपको ज़रूर बता देंगे। तो पीएच का पानी पहले चेक कर ले, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तब CaCO3 या फिर इमली का इस्तेमाल करें। सर हम लोग नेचुरल प्रोसेस को फॉलो करते हैं, अगर पीएच बढ़ रहा है तो इमली का इस्तेमाल कीजिए, नींबू का इस्तेमाल कीजिए, लिमिट के अनुसार। कितना रहना चाहिए पीएच, कितना अमोनिया इसमें रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। अमोनिया अगर सबसे बेस्ट माना जाए, अमोनिया होता क्या है वो पहले समझा देते हैं। पीएच आपका रहना चाहिए 6.5 से 8.5 तक, ये एवरेज रेट माना जाता है सर। लेकिन फिर भी अगर आपका 7.1 है, कोशिश कीजिए 7 से ऊपर ही रखने का, ठीक है सर। 7 से ऊपर रखते हैं और 8.5 के अगर बीच में रखते हैं, 7 से 8.5 के बीच में, तो आपका पीएच का लेवल बहुत ही अच्छा रहेगा, मछली कल्चर बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब 7.2 7.5 बहुत ही अच्छा माना जाता है पीएच मछली के लिए। ऑक्सीजन लेवल कितना रहना चाहिए? ऑक्सीजन लेवल डीओ का जो है आपका एयर पंप का सिलेक्शन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। बायोफ्लॉक वहीं पे फ्लॉप कर जाएगी अगर आपका एयर पंप का सिलेक्शन सर अगर सही नहीं रहा तो। एयर पंप जो कि ऑक्सीजन देती है टैंक में, और जैसे मछली बड़ी होती है ना तो उसका जो है साइज़ बढ़ता है, उसका ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है, ठीक है, तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन अगर आपने छोटा पंप पहले से ख़रीद के रखा हुआ है और तो बाद में सपोर्ट नहीं करेगी, अल्टीमेटली क्या होगा, आपका मछली मरने लगेगी और फ्लॉप कर जाएगा। दूसरी बात, अमोनिया पे हम बोलना चाहेंगे। अमोनिया होता क्या है, मछली जब आप फीडिंग करवाते हैं मछली को टैंक में, तो अमोनिया पोखरी में भी होता है और टैंक में भी होता है। होता कैसे अमोनिया सर? अमोनिया आप जो फीडिंग करवाते हैं वो दाना कुछ जो मछली नहीं खाती है वो टैंक में नीचे चली जाती है, और मछली का जो मलमूत्र जो होता है वो भी नीचे चली जाती है, और वो अल्टीमेटली जो है अमोनिया जो है 2-3 दिन में क्रिएट कर जाता है, ठीक है। 2-3 दिन में आपका अमोनिया, अगर हाई डेंसिटी में फिशिंग कर रहे हैं तो 2-3 दिन में आपका अमोनिया आ जाएगा अच्छा खासा, 2-3 से ऊपर। तो उसका अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करते तो उसका ट्रीटमेंट का क्या प्रोसीजर है सर? हम लोग का अभी तक का अमोनिया का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा है, एकदम सक्सेसफुल चल रहा है, इसलिए हमने प्रोसीजर को फॉलो किया है सर। अभी 1 महीना बाद जो लोग एक्चुअली में कल्चर सही से कर रहे हैं उनको 1 महीना तक अमोनिया का प्रॉब्लम आएगा, लेकिन उसका भी आपको समाधान सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। उसका सॉल्यूशन है कि आपको मोलासिस ऐड करना पड़ेगा एक मात्रा में, CN रेशियो को मेंटेन करते हुए। CN रेशियो पे एक दूसरा वीडियो हम बनाएंगे आपके साथ, जहाँ पे पूरा डिटेल्स देंगे, बिकॉज देखिए एक वीडियो में बहुत ज़्यादा जानकारी तो हम आपको नहीं दे सकते। समझ लीजिए 6 महीने का कल्चर है ना, बहुत सारा डिटेल्स है इसमें। तो अमोनिया आपके लिए बेस्ट माना जाएगा, जो कि 0 रहने से तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अमोनिया रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अमोनिया से ही, अमोनिया में नाइट्रोजन होता है। और हम लोग जो बायोफ्लॉक जो है वो सक्सेसफुल, क्या उसका राज क्या है? बायोफ्लॉक में जो फ्लॉक जो होता है ना, वो मछली के लिए पानी अनुकूल बना देता है सरवाइव करने के लिए, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अमोनिया में नाइट्रोजन होता है, और जो कार्बन सोर्स, ऑर्गेनिक कार्बन सोर्स जैसे मोलासिस हो गया, जैगरी हो गया, चीनी भी ऐड कर सकते हैं, हर किसी का अपना अपना परसेंटेज है। वो जब आप टैंक में ऐड करते हैं तो बैक्टीरिया क्या करती है, उससे प्रोटीन सेल में कन्वर्ट कर देती है। बैक्टीरिया क्या करती है, अमोनिया को और मोलासिस ये सब को कन्वर्ट कर देती है प्रोटीन सेल्स में, जो कि प्रोटीन सेल मछली के लिए फीड बन जाती है। इसलिए जो आपका जो आपने टैंक में जो खाना दिया वो आपका पूरा यूज़ हो गया, क्योंकि वो जो खाना जो मछली ने नहीं खाया और जो उसका मलमूत्र है जो नीचे गया, उसी चीज़ को ये प्रोटीन सेल में कन्वर्ट करती है बैक्टीरिया, और वो मछली के लिए जो है खाना बन जाती है। अच्छा रोहित जी, बायोफ्लॉक में सफलता का मूल मंत्र क्या है? बायोफ्लॉक में सफलता का मूल मंत्र है कि आपका सबसे अच्छा एरिएशन रखिए, आपको अमोनिया का प्रॉब्लम नहीं आएगा, नाइट्राइट का प्रॉब्लम नहीं आएगा, नाइट्रेट का प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका जो है बायोफ्लॉक जो है पूरा सक्सेसफुल रहेगा। उसके बाद दूसरा चीज़ है कि आपका जो CN रेशियो है, कार्बन नाइट्रोजन का जो रेशियो जो है, जो आपको मछली को ग्रोथ करने में मदद करती है,
वो चीज़ मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है सर, ठीक है। तीसरा चीज़ है कि आप मछली को फीडिंग और ये मेडिसिन जो आप देते हैं वो किस तरीके से करवाते हैं। सप्लीमेंट कुछ आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज तक बिहार में, मेरे ख्याल से हम बिहार की बात करें बिकॉज अभी हम लोग बिहार में हैं, किसी ने मेडिसिन का उपयोग कि उसका क्या बेनिफिट्स है वो किसी ने नहीं बताया सर अभी तक। सो यू मस्ट नो द बेनिफिट्स ऑफ मेडिसिन बिकॉज वी लिविंग थिंग्स वी ऑल्सो नीड सप्लीमेंट्स। हम अपने बच्चों को भी सप्लीमेंट खिलाते हैं, हॉर्लिक्स पिलाते हैं, कॉम्प्लान पिलाते हैं बिकॉज उनको ग्रोथ मिले। इसलिए इसी सेम तरीके से हम लोग मछली को भी, ये मल्टीविटामिन है, ठीक है। और जैसे कि हम लोग ये प्रोटीन्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम फॉस्फोरस है इसमें, हिमकैल का प्रोडक्ट है ये, हिमालय का, ठीक है। जैसे कि ये भी हम लोग खिलाते हैं, मान लीजिए विमरल जो है वो इसमें विटामिन ए है। तो इसका डोज आपको समझना ज़रूरी है। ये नहीं कि बस है दवाई तो डाल दिए, ये नहीं करना है सर। आपको समझ लेना है कितना मात्रा में डालना है, कब डालना है, फीडिंग मछली की कब करवानी है। एक दिन मान लीजिए फीडिंग फ्लॉक बहुत ज़्यादा हो गया तो डिपेंड करता है मछली पे कि आप मछली को 2 टाइम खाना ना खिलाए, मतलब समझ लीजिए कि एक दिन खाना ना खिलाए तो उस दिन वो क्या करेगी, फ्लॉक खाएगी। जैसे पंगास मछली है तो फ्लॉक बहुत ज़्यादा खाती है। और ये बुक की अगर बात करें, इसमें FCO कैसे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है FCO का रोल बायोफ्लॉक में अमोनिया को कंट्रोल करने के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। तो FCO कैसे बनता है वो चीज़ इस बुक में दिया हुआ है, कैसे इसको इस्तेमाल करें, कब इस्तेमाल करें, कब इस्तेमाल करना बंद कर दे, बायोफ्लॉक का जो भी ज़रूरी सामान है वो सब दिया हुआ है। मछली में अगर कोई रोग आए और उसका उपचार, सारा ये बुक में दिया हुआ है सर। है तो ये बहुत पतला बुक, लेकिन पूरा जानकारी जो है एक ही जगह पे शॉर्ट में दिया हुआ है, जो आपको बहुत ही मदद करेगा। अच्छा ये बताइए रोहित जी कि आप तो बता दिए FCR वगैरह बता दिए, अमोनिया का लेवल वगैरह बता दिए, वो तो करना ज़रूरी है। बायोफ्लॉक की सफलता में मछली का जो बीज होता है उसका चयन कैसे करें, उस पर कैसे सफलता निर्भर करेगी? जैसे कि मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जब भी आप मछली का जो सीड खरीदे, जीरा खरीदे, ध्यान रखें जिससे आप खरीद रहे हैं उन लोगों का खुद का ब्रूडर होना चाहिए, मतलब मादा मछली जो है सो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। या फिर मेल फीमेल जो भी मछली है बड़ी होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चा का जो ग्रोथ जो है बहुत अच्छा मिलता है। कोई भी बैक्टीरिया को या फिर कोई भी गंदा पानी को सहने की क्षमता जो है सो बढ़ जाती है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मछली का, उसके बाद जब आप मछली का बीज लाए तो उसको देखें कि मछली में एक्टिविटी कितना ज़्यादा है, फुर्ती है कि नहीं, पहला चीज़। उसके स्किन के ऊपर कोई रैशेज़ है कि नहीं, या फिर उसका टेल जो है सो कहीं से बैक्टीरिया वगैरह का कोई सिम्टम तो नहीं है। गिल्स उसका चेक कर लीजिए, 1-2 का गिल्स चेक कीजिएगा तो सारे बच्चे का आपको पता चल जाएगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। केवई पालना ज़्यादा बेनिफिशियल है या ये पंगास पालना ज़्यादा बेनिफिशियल है? देखिए सब मछली का अपना अपना रेट रहता है, लेकिन अगर हम आपको एकदम सही राय दे रहे हैं, एकदम सही नॉलेज दे रहे हैं जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, पंगास का आपको कस्टमर मिल जाएगा, बिहार, झारखंड, यूपी में मिल जाएगा। लेकिन कवई का बिहार में जो डिमांड जो है सो उतना नहीं है जितना कलकत्ता में है, या आपका यूपी साइड में भी है, MP साइड में भी है। तो आप ये कर सकते हैं, आप कवई के कल्चर के लिए ज़्यादा अमाउंट में थोड़ा अगर कीजिएगा तो आपको लोकल मार्केट में बेचना पड़ेगा। कवई का रेट कोलकाता में 250 का है, 300 का है, हमको पता है बिकॉज हम मछली वहाँ पे भिजवाते हैं, ठीक है, और कल्चर भी करते हैं। अगर समय मिला तो हम आपको वैसे टैंक पे भी ले जाएंगे जहाँ पे 10 टैंक में कवई का सिर्फ कल्चर चल रहा है, 30 टैंक में सिर्फ कवई का कल्चर चल रहा है। तो खैर वो हम प्लांट पे आपको ले जाएंगे कभी, हम लोग का दोस्त का ही है। तो इसके बाद मान लीजिए अगर आप कवई का कल्चर करते हैं तो उसमें प्रॉफिट का मार्जिन बहुत ज़्यादा ही रहता है, लेकिन देखना पड़ेगा कि आप जो कस्टमर जो है जिसको बेचेंगे वो आपका रेडी है कि नहीं तो कोलकाता कोई भी पार्टी के साथ आप वार्तालाप करके अपना बिजनेस जो भी है बातचीत आप फाइनल कर सकते हैं। केवई कितने दिन में तैयार होता है रोहित जी, और पंगास कितने दिन में तैयार हो जाता है? देखिए कवई जो है सो 3 महीना में एकदम पूरा तैयार हो जाती है, 3 से 3.5 महीना एकदम तैयार हो जाती है। तिलापिया जो है 2 महीना 20 दिन 15 दिन में एकदम तैयार हो जाती है, हार्वेस्टिंग लाइक, ठीक है। पंगास को टाइम लगता है, मान लीजिए अगर 250 ग्राम 300 ग्राम का करना है तो 4 महीना, अगर मान लीजिए आधा किलो का करना है तो मिनिमम 6 महीना आपको टाइम देना होगा। ये अगर कोई कह रहा है कि 2 महीने में डबल हो जाएगा,
सर वो आपको गलत रास्ता दिखा रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं आपके मन में। अच्छा ये बताइए रोहित जी, पंगास, कवई, जो जिसको वियतनामी कवई कहते हैं हम लोग, और तिलापिया की बात मैंने आपने बोली, 10,000 का टैंक है, 10,000 लीटर क्षमता वाला टैंक है, तो उसमें तिलापिया कितनी संख्या में डालेंगे, पंगास कितनी संख्या में डालेंगे, और वियतनामी कवई कितनी संख्या में डालेंगे? देखिए वियतनामी कवई आप मिनिमम 3,000 डाल सकते हैं, इससे पहले भी मैंने कहा है, मैक्सिमम आप 7,000 तक डाल सकते हैं। कोलकाता में तो बहुत लोग 8,000 भी डाले, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं डालिएगा, बिकॉज बहुत लोग, देखिए फर्स्ट कल्चर अगर आप कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, तो कम से कम मछली रखिए, 2 टैंक लगाइए और प्रैक्टिकल खुद ट्रेनिंग कीजिए। अब देखिए 2 टैंक हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इसमें ग्रेडिंग का एक बात आता है 2 महीने बाद। ग्रेडिंग करने से फ़ायदा क्या मिलता है कि छोटा मछली एक टैंक में और बड़ा मछली एक टैंक में कर देने से क्या होता है कि आपको फीड का जो सीड जो है साइज़ आप निर्धारित कर लेते हैं कि हमको सीड कौन सा साइज़ का खिलाना है। बिकॉज जब आप ग्रेडिंग नहीं करते हैं ना तो छोटी बड़ी मछली दोनों मिक्स रहती है, तो अगर आप ज़्यादा छोटा दाना देते हैं तो बड़ी मछली ज़्यादा खा लेती है और छोटी मछली को मिलती ही नहीं है, तो वो कंपटीशन बढ़ जाता है। इसलिए आपको डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा आपको इसका। तो कवई की बात आपने बोली, जी तिलापिया कितना डालना चाहिए? तिलापिया आप 5,000 तक डाल सकते हैं आराम से, 3,000 मिनिमम, 2,500 मैक्सिमम आप 5,000 तक डाल सकते हैं। तिलापिया बहुत ही अच्छी मछली है, बंगाल का सबसे फेवरेट मछली है, सबसे फेवरेट। वहाँ पे 120 का किलो होलसेल में मेरे ख्याल से 100 रुपये का मिलता है, ये रियलिटी है सर, आप पता करवा सकते हैं। और पंगास कितनी संख्या में डाल सकते हैं? पंगास आप अगर 10,000 लीटर टैंक में कर रहे हैं तो अगर 1 किलो तक ले जाना है तो आप 500 पीस डालिए, अगर 250-300 तक ग्राम तक ले जाना है तो 1,500 डालिए, 1,000 डालिए, उससे ज़्यादा नहीं डालिएगा, उससे ज़्यादा प्लीज़ नहीं डालिएगा सर, क्योंकि आपको कल्चर में प्रॉब्लम आ जाएगा। जो लोग पहली बार कल्चर करने जा रहे हैं, मेरे तरफ से उन लोगों को एक सजेशन रहेगा, स्ट्रांग रिकमेंडेशन रहेगा कि सर आप लोग कृपया करके छोटा प्लांट लगाएं और कम से कम मछली डालें, ताकि आप प्रैक्टिकल एक ट्रेनिंग ले लें, मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल करना है, फीडिंग कैसे करना है, उसके बाद एयर पंप का जो है कैसे सेटिंग करवाना है। स्टोन का सिलेक्शन बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। स्टोन हमेशा सिलेंडर वाला लीजिएगा, ठीक है, जो मेटलिक टाइप आता है, ओके, ऊपर से मेटल का रहता है नोज़ल उसका, और लंबा रहता है, सिलेंडर ब्लैक कलर का रहता है स्टोन, ठीक है। उसका कीमत भी ज़्यादा होता है, लेकिन वो आपको सबसे अच्छा रिजल्ट देगा और सबसे बेहतर वही है, मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिपोर्ट मिला है, वही चीज़ मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा। दोस्तों शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्म जो है रोहित कुमार सिंह जी के संरक्षण में चल रहा है, और अभी हमारे साथ प्रमोद जी हैं जो इस प्लांट के ऑनर हैं, तो चलिए इनसे भी बात करते हैं। और आपको बता दें कि जब ये शुरू किए थे तो किसी पता नहीं कोई व्यक्ति इनको मिल गया था और सर से पाँव तक इनको चूना लगा दिया, और अच्छी खासी, अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति रहता है तो निश्चित ही वो फेल हो जाता, और वो भी बोलता कि हाँ यार बायोफ्लॉक्स महाफ्लॉक बिजनेस है। चलिए इनसे भी बात करते हैं और इनका भी अनुभव शेयर करते हैं, ये भी आपके अपना अनुभव आपके सामने शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रमोद कुमार सिंह, नमस्कार दोस्तों। मैं हाजीपुर टू मुजफ्फरपुर NH 22 के दूध समिति के पीछे बायोफ्लॉक का एक फार्म लगाया हूँ। ये फार्म जो है शुरुआत में जब आप लगाए थे तो कौन व्यक्ति आपको मिले थे जिन्होंने आपको चूना लगाया? एक व्यक्ति मिले थे जो कि न जानकारी के कारण उन्होंने हमसे पूरा हर इसका अथी पर सामग्री पर ठगने का काम किया, और माने जो बहुत कम पैसे में यह टैंक और फॉर्म लग जाता, उन्होंने हर एक अथी पर माने दुगनी दाम लेकर ठगने का काम किया। और जब धीरे धीरे कुछ लोग हमारे भाई लोग मिले तो उन्होंने बताया कि यह इसमें आपका माने बिल्कुल ठगैती किया जा रहा है, माने बिल्कुल ठगा जा रहा है। भाइयों से मेरा अनुरोध है कि यह चीज़ पूरा जानकारी लेकर ही इसको आगे करने का सोचेंगे, और इसमें सक्सेस है। जानकारी नहीं है तब तक लेना नहीं है सक्सेस, जब आपको पूरा जानकारी हो जाएगा इस चीज़ में तो बिल्कुल 100% सक्सेस है। जी बिल्कुल, जानकारी सर्वोपरि होती है दोस्त। और देखिए हम भी बिहारी हैं और आप लोग भी, बहुत सारे लोग हमारे व्यूअर्स बाहर के भी हैं, लेकिन मैं खासकर बिहारी की बात में बोल रहा हूँ कि उतावलापन बहुत ज़्यादा हो जाता है।
और कहीं ना कहीं बायोफ्लॉक जो फेल हो रहा है बिहार में, उसका एक मजबूत कारण ये भी है कि अगर क्षमता है 1000 बच्चा डालने की और डाल रहे हैं 5000, तो भैया कहाँ से होगा। और आपके सामने है कि अगर सही आदमी अगर आपको नहीं मिले तो निश्चित है कि आपकी नुकसान आपको तय है। तो सही दिशा निर्देश देने वाले व्यक्ति से संपर्क करें, नॉलेजेबल इंसान से संपर्क करें जो आपको नॉलेज दे सके, उनको जांचे परखे तभी किसी भी बिजनेस में हाथ डालें आप। तो ये दोस्त जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस तरह के अपडेट और भी हमारे आते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।